एक औरत की जिंदगी में शायद सबसे खूबसूरत रिश्ता अपने बच्चे के साथ होता है और हर बच्चे की जिंदगी में सबसे खास होती है उसकी माँ। यह है अनु और उनका बेटा वियान। 2016 में जब वियान 2.5 साल का था तो अनु ने एक बड़ा फैसला लिया, अपने एक ऐसे सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का जिस सपने पर बहुत कम लोगों को उस वक्त यकीन रहा होगा। अनु ने यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का फैसला किया और इससे बड़ा और मुश्किल फैसला था परीक्षा की तैयारी के लिए खुद को वियान से दूर करना। लगभग 1.5 साल एक माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बेटे से दूर रहकर यूपीएससी की तैयारी की। जाहिर सी बात है, समाज ने तरह तरह की बातें की, अनु के सपने का मजाक भी बनाया और उनकी ममता पर सवाल भी उठाए। लेकिन अब जब अनु ने न सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा पास की है बल्कि उसमें दूसरी रैंक हासिल की है तो उन्होंने एक साथ कई काम कर डाले हैं। शादी और बच्चे हो जाने के बाद एक औरत के सारे सपने खत्म हो जाने चाहिए, ऐसी सोच रखने वालों को चुपचाप एक करारा जवाब दिया है और वो ऐसी लाखों लड़कियों के लिए मिसाल बनी है जिनको ये सिखा दिया जाता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है या बच्चे हो गए हैं तो बस उन्हीं पर ध्यान दो, अपने सपनों अपने एम्बिशंस को भूल जाओ। अनु, आपकी कहानी मुझे लगता है एक ऐसी मिसाल है कि कहते हैं कि एक सपना अगर मन में कहीं हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जिंदगी में कितने भी अलग अलग कितने भी बदलाव आ जाए। आईएएस बनना है, ये सपना सबसे पहले कब देखा था? शायद जो ये वाला सपना कभी स्कूल टाइम में देखा होगा, पर उसके बाद भी कभी बहुत सॉलिड वाली फीलिंग नहीं आई थी। और जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब भी कई बार मन में आता था कि हाँ, जो मेरा कॉलेज है हिंदू कॉलेज, वो एक्चुअली फेमस भी इसी चीज़ के लिए है दैट इट प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द कंट्री। तो कभी कभार मन में आता था कि हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन उस समय पे ना तो शायद फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी और ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, और फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आई कुड अफोर्ड दैट एग्जॉर्बिटेंट कोचिंग। तो छोड़ दिया था मैंने, ये वाला ड्रीम छोड़ दिया था। आई टुक अप अ जॉब, आई डिड माई MBA एंड टुक अप अ जॉब। उसके बाद तो लगभग 9 साल जॉब करते हुए हो गए थे। फिर कभी जाके धीरे धीरे मन बनाया और फिर फाइनली गट्स जुटाए कि हाँ, जॉब छोड़ के प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारी लड़कियों के सपने ही रह जाते हैं जब एक बार शादी हो जाए, क्योंकि अभी तक ये होता है कि आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं, उसके बाद और बहुत सारे लोग ऐड हो जाते हैं उस लिस्ट में। तो ये डर था कभी अनु कि सब सपने अब खत्म हैं? देखिए ऋचा, जब शादी हुई थी तो ये तो नहीं था कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले जब अपने हस्बैंड से बातें हुई थी तो ये अंडरस्टैंडिंग तो थी कि आई वुड कंटिन्यू विद माय जॉब। बट हाँ, ये कभी नहीं सोचा था कि शादी होने के बाद जो सपना इतनी पहले कभी देखा था उसे मैं साकार कर पाऊँगी, वो कभी नहीं सोचा था। आई स्टिल रिमेंबर, कई बार मैं बैठ के मैं अपने हस्बैंड से, वरुण से बातें कर रही होती थी एंड आई यूज्ड टू से कि कभी मन होता था कि शायद आईएएस का पेपर दूं, एंड मतलब हम आराम से बस ये कह के और चुप ख़त्म बात हो जाती थी। तो कभी ये रियलाइजेशन नहीं आई थी कि मैं ये सब भी उठाऊंगी और शादी के बाद ये करूंगी। तो कैसे हुआ फिर? देखिए, जैसा कि मैं कई बार बताती हूँ, एक थियोरी होती है मास्लोज नीड हायरार्की। तो वो थियोरी ये बोलती है कि इंसान के पहले बहुत बेसिक सी नीड्स होती हैं, खाने पीने का, रहने का, ये बेसिक इंतज़ाम हो जाए, फाइनेंशियल नीड्स वगैरह। तो पहले मेरी लाइफ में भी ऐसी ही नीड्स थी जिनका फुलफ़िल होना मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानती थी। धीरे धीरे जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती गई तो लाइफ में ऐसा मन होता गया कि कुछ और करना चाहिए। कॉर्पोरेट जो जॉब थी उसमें वही डेली का रूटीन, थोड़ी मोनोटनी आने लग गई थी और ऐसा महसूस होता था कि यही करते रह जाएंगे सारी ज़िंदगी, एक्सेल फाइल्स, प्रेजेंटेशंस एंड बैक एंड काइंड का जॉब, और इसमें कुछ इंटरनल सेटिस्फेक्शन या फुलफिलमेंट नहीं आ रहा है लाइफ में। तो ये वाली फीलिंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी और लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब एक सेट लाइफ थी, बड़ा डिसीजन था, एक बड़ी रिस्क थी, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा। दिस इज़ अ वेरी टफ एग्ज़ाम। और आज तो क्लियर हो गया ऋचा, अदरवाइज अब ऐसा लगता है कि क्लियर हो गया, अदरवाइज तो ये लगता था कि परहैप्स इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और कोई एलियन टाइप के ही लोग होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो काफ़ी रिस्की था, काफ़ी बहुत परिवार वालों ने बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया, इतना इनकरेज किया
कि उसके कारण ही थोड़ा हिम्मत जुटा पाई कि हाँ जॉब छोड़ के भी मैं करूँ कोशिश। दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो शेयर कर सकते हैं कि कब ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं होगा ना कि एक दिन अचानक आप उठ के कहेंगे मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रही हूँ, सब कहेंगे हाँ दे दो। एग्जैक्टली तो मैं बताती हूँ, एक्चुअली 2 वाक़ये हुए थे। 2015 वाला जो रिज़ल्ट आया था, 2016 में रिज़ल्ट आया था, जो एग्ज़ाम 2015 का हुआ था, एंड टीना टावी हैड टॉप दैट ईयर। तो मेरा भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था एंड ही सॉ कि अ गर्ल टॉप्स द एग्ज़ाम, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक। और मेरे भाई ने वो पढ़ा एंड उसने फिर मुझसे कहा, मतलब ही यूज्ड टू समवेयर फील कि मेरी बहन यहाँ हो सकती है समडे, तो उसकी कुछ इस तरीके की फीलिंग्स थी। तो उसने मुझे बहुत बोलना शुरू किया उस दिन से ही कि तू दे ले एंड आई वाज लाइक पागल हो गया है क्या, इतना टाइम हो गया है, आई कांट गो बैक टू स्टडीज़ नाउ। तो उसने मेरा फॉर्म भर दिया। उस टाइम पे जिस दिन रिज़ल्ट आया था, कुछ ही दिन 1-2 दिन शेष थे उस साल का प्री का फॉर्म भरने के लिए। उसने मुझे बिना बताया मेरा फॉर्म भर दिया एंड देन ही स्टार्टेड इनकरेजिंग मी कि तू जॉब छोड़ और तैयारी कर। फिर भी अच्छा मतलब मन से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर जो मेरे मामा जी हैं उन्होंने मुझे एक सिंगल SMS भेजा था और हिंदी में लिख के भेजा था, अगर तुम अभी जॉब छोड़ के तैयारी करने के लिए रेडी हो तो तुम्हारे बेटे का 1.5-2 साल का खर्चा मैं उठा लूँगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आई डोंट नो उस मैसेज में क्या था, उससे मुझे एकदम बहुत तो कॉन्फिडेंस मिला और मुझे ये लगा कि मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास के लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कर सकती है। तो बस अब आप इम्पल्स कह लीजिए या फिर जो परिवार ने कॉन्फिडेंस दिखाया था वो कह लीजिए, उस मोमेंट पे आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? पापा को मैंने तभी कॉल किया था जैसे ही मैंने मामा जी का मैसेज देख के मन बनाया एंड इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। मैंने पापा को कॉल किया और मैंने उन्हें बोला कि पापा आई वांट टू रिज़ाइन एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। पापा ने कुछ सेकंड्स के लिए सोचा एंड देन ही सेड ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन है आई एम विद यू। और उसके बाद फिर मैंने जब अपने हस्बैंड से और इन लॉज से बात की, माय हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, इन लॉज की तरफ से थोड़ा हेजिटेशन आया था। उन्होंने कहा कि ये करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब वो मन से कॉन्फिडेंस नहीं था उन्हें कि परहैप्स हाँ क्लियर कर पाएगी। तो उनका तो एक बार को ये था कि या तो टीचर की जॉब पकड़ ले, अगर तुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, प्राइवेट जॉब में मोनोटनी है कुछ भी है, तो यू कैन जॉइन अ टीचर्स जॉब। और दूसरा ऑप्शन फिर था कि कोई छोटा एग्ज़ाम दे के देख लो, SSC CGL का दे के देख लो। जी, तो उन्हें थोड़ा समझाना पड़ा था, उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाना पड़ा था। चलिए मैं आपको 2 मैसेजेस सुनवाना चाहती हूँ। जी देखिए ऐसा है, अन्नू की पढ़ाई में मेरे को थोड़ी बहुत कठिनाई या कोई ख़ास कठिनाई नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे आती है, कभी पैसे की आ गई कभी वो, लेकिन जिसकी मैंने परवाह नहीं की। और दूसरी बात ये है कि अन्नू मेरी बिटिया शुरू से ही मुझे बहुत प्यारी थी, तब से इसका जन्म हुआ था और मुझे आज भी बहुत प्यारी है। ये बात ठीक है कि मेरे पास पढ़ाई का थोड़ा माहौल इतना अच्छा नहीं था जिस तरीके से इसको चाहिए था। इसकी मम्मी भैंसों का काम करती थी, 8-7 भैंसें रखती थी जिसमें मैं सवेरे शाम मदद करता था। और ये इनकी मम्मी मेहनती बहुत ज़्यादा थी, जो कि मेरा बराबर में कमाई में हाथ बटाती थी और 2 पैसे की मदद करके मेरे घर का खर्चा किसी तरीके से चलाती थी। मेरी भी इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था कि मेरा काम चलता रहता था। और आगे अनु जब बढ़ती गई तो देखो आगे इसने MBA किया, MBA के बाद इसे नौकरी मिल गई थी। इसको नौकरी मिलने के साथ साथ ये आगे बढ़ी, फिर ये अच्छी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी थी। और इनका एक्चुअल में इनका जो छोटा भाई है उन्होंने इसको ज़्यादा प्रेरित किया। उसके बाद इसने अपनी इसी चीज़ के ऊपर लगन लगा करके अपनी मेहनत शुरू कर दी। जिस तरीके से मेरी बेटी ने मेहनत की है और जिन सर्कमस्टांसेस में मेहनत की है, बच्ची को, लड़की को कभी भी लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। मेरे को तो और तो कुछ कठिनाई नहीं आई बेटा, इसका बच्चा संभाला, ये अपना पढ़ी। ये जब भी उससे मिलती थी तब तो थोड़ा होता था, इनका बेटा भी रोता था, इधर ये होती थी, फिर और कोई कठिनाई नहीं आई है। बच्चे तो माँ बाप को तो सारे प्यारे होते हैं बेटा, फिर ये सभी को, मामा मौसी भाई बहन सभी को मतलब सबसे ज़्यादा प्यारी है ये।
और भी अपनी बेटियों को बेटे और बेटी में फ़र्क ना समझे। बेटी आजकल हर एक उसमें आगे हैं। मुझे लगता है माँ की भूमिका सबसे बड़ी है, क्योंकि एक माँ होने के नाते आप भी समझ सकती हैं अपने एब्सोल्युटली बच्चे को अपने से दूर रखने से बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली रिचा, बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब आई ऑलवेज से इस दौरान देखिए हम तो बड़े हैं, हम समझ जाते हैं, बट परहैप्स वियान बहुत छोटा है। तो वो भी 2.5 साल का था सिर्फ जब आपने उसको अलग किया। एब्सोल्युटली, तो आई ऑलवेज से कि यू नो हिज सैक्रिफाइस इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट, क्योंकि बड़े तो समझ जाते हैं कि शी इज़ परहैप्स परसुइंग हर ड्रीम्स और वो एक यू नो बड़ी अपॉर्चुनिटी के पीछे जा रही है। पर एक छोटे बच्चे के लिए माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो यस, यू नो दैट वाज अ बिग थिंग। और माँ ने जितना सपोर्ट किया है इतना आई वुड से यू नो कोई नहीं कर सकता। आई ऑलवेज से कि जो मम्मी हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस के पीछे। देखिए जब मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था तो आई ऑलवेज से मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही थी। उसे छोड़ने के बाद मेरे पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं था। तो मेरे और किसी और एक रेगुलर एस्पिरेंट के बीच में कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें भी पढ़ाई करनी थी, मुझे भी पढ़ाई करनी थी। तो जो सबसे बड़ा काम किया है वो मेरी माँ ने किया है। आपके फादर ने कहा कि उस समय काफ़ी दिक्कतें भी थी, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे बचपन कैसा था, कि आर्थिक तंगी ज़्यादा थी? परिवार हमारा रिलेटिवली थोड़ा बड़ा था। तो जैसे हम 4 भाई बहन हैं और चारों में मतलब वही 2-3 साल का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी नीड्स थी, एजुकेशनल नीड्स और जो भी बच्चों की नीड्स होती हैं। और मतलब पापा ने फिर घर सारा अपनी सैलरी से बनाया है। जब गांव से निकले थे तब पापा के बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं था। तो मतलब आई ऑलवेज टेल माई फादर कि यू नो यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज उन्होंने रिचा बहुत मेहनत की है। हमें कभी कमी महसूस नहीं होनी थी। मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा। मम्मी अपनी लेवल पे, मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज़ 8th पास, तो अपनी लेवल पे वो जो कुछ कर सकती थी। तो भैंसे पालती थी मम्मी, हम भैंसे रखते थे। तो उससे उन्होंने पापा को बहुत मॉनेटरी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अपनी फैमिली कितना भी सपोर्ट करे, अड़ोसी पड़ोसी समाज रिश्तेदार बहुत तरह की बातें बनाते हैं। और अरे माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, कैसी माँ है, ये लेवल तो कितना होता है। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एब्सोल्युटली। वियान के साथ है कि मम्मी वाले घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ही वुड कम एंड सिट इन माई लैप एंड आस्क मी टू क्लोज माई बुक एंड प्ले विद हिम। तो वहाँ थोड़ा माहौल नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैं मासी के यहाँ गाँव में जाके पढ़ाई कर रही थी। तो गाँव में थोड़ा आना जाना भी ज़्यादा रहता है अड़ोसियों पड़ोसियों का। वहाँ पे औरतें आके कहती थी कि वही हरियाणवी भाषा में एंड ऑल कि दिल्ली नहीं है इसके अंदर, तो ये कैसी है, मतलब पत्थर है क्या, इतने छोटे बेटे को छोड़ के आ गई है। एंड ट्रस्ट मी समटाइम्स आई वुड से कि यार पीछे से बोल लिया करो, मेरे मुंह पे तो आके मत बोला करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे मन में बहुत गिल्ट फैक्टर आता था, बहुत बार आता था। वो यही आता था कि शायद तुम अपने करियर के लिए, अपनी एस्पिरेशंस के लिए एक बच्चे को उसकी जो ममता मिलनी चाहिए उसे छोड़ के तुम अगेंस्ट जा रही हो। और कभी ये डर कि इतना सब कर भी रही हूँ, बच्चे को अलग भी किया और नहीं क्लियर हुआ एग्जाम, तो सब और मजाक बनाएंगे। एग्जैक्टली रिचा, वो तो मतलब दैट इज लाइक द मदर ऑफ ऑल फियर्स कि व्हाट इफ इट डजंट हैपन, व्हाट इफ इट डजंट हैपन। पर उसमें अगेन आई वुड से कि जिस तरीके से मेरा भाई है, उसने, मैं बता नहीं सकते रिचा कि उसने मुझे कितना मोटिवेट किया है। वो मुझे बोलता था कि यू आर एक्सेप्शनल, तुम एक बार करो और तुम तो टॉप कर जाओगी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू टेल मी। बोलने वाला हो तो हिम्मत एग्जैक्टली। मिलती है। उसे सिर्फ ये पता था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी नीड्स सम पॉजिटिव बूस्ट ऑफ एनर्जी, कि शी इज परहैप्स यू नो इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वो फियर ऑफ फेलियर, अनसर्टेनिटीज, डाउट्स एंड यू नो दिस फियर दैट यू हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स। ऐसे समय पर अगर तुम्हें कोई आके इतना पॉजिटिव वो चीज़ बोलता है
तो ट्रस्ट मी मतलब इट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर एनी पर्सन। मैं इनफैक्ट सबसे यही आग्रह करना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने भाई को, बहन को, वाइफ को, सिस्टर को प्लीज़ आप ऐसे ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोल कर उन्हें प्रमोट करते रहिए, इनकरेज करते रहिए। और मैं तो कहूँगी सिर्फ यूपीएससी के लिए क्यों, Exactly. आपके आसपास कोई भी इंसान कोई सपना देख रहा है जो कि इसे इम्पॉसिबल भी लगे, Exactly. लेकिन उसको आप हिम्मत दीजिए कि वो कर सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। सो इफ़ आई आस्क यू, उस प्रेपरेशन के दौरान मतलब कितना वक्त था जब आप अपने बच्चे से दूर रही, फैमिली से दूर? देखिए ऋचा, जून 16 में मैंने जॉब छोड़ी थी और शुरुआत के 10-15 दिन मैंने बेटे के साथ ही रह के पढ़ाई करने की सोची थी, बट वो हो नहीं पाया। तो जून 16 में ही मैं अपनी मासी के घर आ गई थी और वापस मैं अपने बेटे के पास गई हूँ मार्च 2018 में, जब मैंने पेपर दे दिया था। 1.5 साल से ज़्यादा इंटरव्यू, 1.5 साल से ज़्यादा, लगभग 2 साल। अनु, आई एम अ मदर, मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल वो वक्त, वो 1.5-2 साल जो आपने प्रिपरेशन की होगी। जी। द लोएस्ट मोमेंट ऑफ दैट पीरियड अगर आज आप शेयर करना चाहें। हाँ, एक पर्टिकुलर मोमेंट था, वियान को चिकनगुनिया हो गया था और उस टाइम पे मतलब उसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, बट वो एडमिट होने के बाद भी ही वाज नॉट रिकवरेटिंग प्रॉपर्ली द वे डॉक्टर एक्सपेक्टेड। तो डॉक्टर ने पूछा कि मतलब आप आते हो इसके साथ, इसकी माँ कहाँ है? तो व्हेन माय मदर टोल्ड हिम कि मतलब इसकी माँ ऐसे प्रिपरेशन कर रही है, तो मतलब तो डॉक्टर ने कहा था कि इसे अभी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ही नीड्स हिज मदर। तो तब मम्मी उसे मेरे पास लेके आई थी और मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया कि चिकनगुनिया है, शी जस्ट टोल्ड मी कि उसे फीवर हो रहा है। और मैं उस टाइम पे बहुत गुस्सा हो गई मम्मी पे कि आपको पता है मैंने सारी ज़िंदगी दाव पे लगा रखी है, अब बार बार इसे लेके आ जाते हो तो फिर मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? क्योंकि जब ये पास आता था उसके बाद फिर 1-2 दिन लग जाता था मुझे टू कम बैक ऑन ट्रैक। तो तब मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था एंड शी वाज लाइक कि सिर्फ ये पढ़ाई सब कुछ नहीं है, तेरे लिए तेरा बेटा भी कुछ है। और अभी देन शी टोल्ड मी कि ही हैड चिकनगुनिया एंड ऑल। तो दैट वाज परहैप्स द लोएस्ट मोमेंट। और मतलब तब काफ़ी ये हुआ था कि हाँ, ही इज़ सफरिंग अ लॉट विदाउट मी, सो दैट वाज द मोमेंट। बट अब जब रिजल्ट आ गया है, सिलेक्ट हो गई, सब कुछ अच्छा है, तो यू थिंक वो गिल्ट से आप निकल जाएंगी? मतलब काफ़ी हद तक रचा। जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया तो मतलब बहुत खुशी तो महसूस हुई ही, साथ में वो सेटिस्फेक्शन आई कि जिस चीज़ के लिए तुमने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी थी, मैंने नहीं, मतलब इनफैक्ट बच्चे ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी थी, दैट थिंग हैज़ बॉर्न फ्रूट्स टुडे एंड नाउ आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई विल गिव हिम अ मच बेटर फ्यूचर परहैप्स। और वो गिल्ट फैक्टर कम डेफिनेटली हुआ है, कम हुआ है। हस्बैंड का क्या रोल रहा? वो कभी गुस्सा हुए कि बच्चे को छोड़ दिया है? मतलब गुस्सा तो नहीं हुए, हाँ, बट ये वाली चीज़ ज़रूर रहती थी कि वो माँ से भी दूर हो गया और वो बाप से भी दूर हो गया, मतलब हम दोनों से ही दूर रह रहा था। तो नहीं, गुस्सा तो नहीं हुए थे। और उनका बिगेस्ट रोल आई वुड से वाज इन सपोर्टिंग मी टू लीव माई जॉब, बिकॉज देखिए ही इज़ इन्वॉल्व इन बिजनेस अलॉन्ग विद हिज फादर। तो घर में जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था वो मेरा ही था। सो आई वॉज द वन हु वॉज गेटिंग अ स्टेबल सैलरी एट होम। तो उस समय पे डिसाइड करना कि शी वुड लीव हर जॉब एंड व्हेन शी हैज़ ओनली 2 गुड अटेम्प्ट्स टू गो, तो वो प्रिपरेशन करेगी। तो उस समय पे उन्होंने बहुत साथ दिया और फिर ये कन्विंस करने में भी कि परहैप्स मैं ससुराल में रह के उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी जितनी मैं अपने मायके में कर सकती हूँ। जब हमारे मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग हमारे साथ होते हैं और ज़्यादातर लोग आपकी टांग खींचने का काम ज़्यादा करते हैं, और जब कोई सक्सेस मिलती है तो हमारा बहुत मन होता है कि आज हम उनको कुछ जवाब दे पाएँ। कभी आपने मन में ये सोचा जब से रिजल्ट आने के बाद कि मैं उन सब लोगों को काश ये आज ये कह पाती, अगर कह पाती तो क्या कहती? रिचा, एक आध बार मेरे मन में आता था, कुछ हैं लोग लाइफ में ऐसे जिन्होंने परहैप्स हमें बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की एंड ऑलवेज ट्राई टू मेक यू फील यू आर नथिंग एंड यू कैन डू नथिंग। और कई बार ना तैयारी करते करते मन में आता था जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, रियली इट विल बी अ स्लैप ऑन देयर फेसेस। बट साथ में ना रिचा ये थॉट आने लगता था कि अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई में कूद रहे हो तो परहैप्स मतलब दैट रीज़न इज़ नॉट वर्थ इट, तो वो सही नहीं है। तो इमीडिएटली मैं अपने माइंड को थोड़ा सा आई यूज़ टू कंसोल माई सेल्फ या टेल माई सेल्फ कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कर रही हूँ। अब आगे एज एन IAS ऑफिसर कैसे देखती हैं अपने आप को 5 years डाउन द लाइन प्रॉब्ली? एक जज्बा है रिचा, मन में एक जज्बा है जिसके लिए शुरुआत की थी
कि आप कुछ ऐसा काम कर सको जिससे समाज को कुछ बेनिफिट हो, बेटरमेंट हो। पहले मन में थॉट्स बहुत आते थे, और जब आई रिमेंबर अपनी प्राइवेट जॉब में कई बार हम जब लंच टाइम पे डिस्कशन कर रहे होते थे, तो आई यूज़ टू समटाइम्स गेट टेक वेरी एग्रेसिव स्टैंड ऑन सर्टेन सोशल इशूज़। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एंड माई कॉलीग्स वुड टेल मी कि यहाँ तेरे नारेबाजी करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना है तो बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देन चेंज द सिस्टम, कुछ ऐसी चीज़ें। तब तो कभी सोचा भी नहीं था कि परहैप्स यू वुड टेक दैट स्टेप एंड यू वुड बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम समडे। नाउ व्हेन इट हैज़ हैपेंड, तो मुझे नहीं बताया रचा कि कैसे करूँगी या क्या करूँगी, बट हाँ कुछ थॉट्स मन में हैं कि कम से कम किसी गरीब को, किसी गांव के इंसान को जो कभी भी मेरे ऑफिस में कोई भी काम लेके आए, उसे खाली हाथ ना भेजूँ, हम्बल रहूँ, सक्सेस सर पे ना चढ़े। लोग जो बोलते हैं एलिटिज्म आ जाता है लोगों में, आई जस्ट प्रे टू गॉड, अभी तो बस अपने दिल पे भरोसा है, बाकी आई प्रे टू गॉड कि भगवान ऐसा ही रखना, रूट से उठे हैं और रूट से ही एसोसिएटेड रखना, और जितने अच्छे काम हो सकें, जितना स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एंड चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए, दैट इज़ द टॉपिक विच इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। द काइंड ऑफ क्राइम्स दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट आवर चिल्ड्रन टुडे, मतलब दिस सिंपली शेक आवर सोल। वो मतलब पढ़ा भी नहीं जाता है, तो कोशिश करूँगी कि उसके लिए कुछ बेहतरीन कर सकूँ। हाँ ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी बातें कही, और मुझे शायद आज मेरे लिए एक टेक अवे और बहुत ही खूबसूरत संदेश जो अनु ने दिया है कि अगर मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को ऊपर उठाने के लिए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थॉट। आज बहुत सारे लोगों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जो मेरे साथ हुआ है, आई सीरियसली थिंक कि एक मिरेकल, एक चमत्कार की तरह हुआ है, पर वो चमत्कार होने में कुछ मेहनत थी और बाकी ऊपर वाले का साथ था। तो अगर आपके मन में भी कोई ड्रीम है, होप्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, आई वुड से कि उन्हें ज़िंदा रखिए, बिल्कुल बिल्कुल ज़िंदा रखिए। इस दुनिया में कुछ भी होना संभव है, और जब खासकर आप अपनी लाइफ के लोवेस्ट मोमेंट पे हो ना, देन थिंक कि यहाँ से तो सिर्फ ऊपर ही जाना संभव है। डोंट गिव अप, डोंट एवर एवर गिव अप। कोशिश करते रहिए, पूरी लगन से मेहनत करते रहिए, और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, थिंग्स विल मटेरियलाइज। अभी वियान बहुत छोटा है, शायद उतना नहीं समझ पाए, लेकिन अगर वो 3-4 साल बाद ये शो देखे तो आज उसकी मम्मी उसको क्या कहना चाहती है? मैसेज फॉर वियान। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी, और मैं रियली आई फील गिल्टी कि बहुत टाइम तो मुझसे दूर रहे, बट अगेन आई प्रॉमिस यू कि इट वाज फॉर योर बेटर फ्यूचर। और अगर आज ये शो देख रहे हो तो रियलाइज़ तुम्हारी मम्मा की शादी नहीं हो रही थी वो घर में तुम्हारी मम्मा का रैंक आया था। आई होप एट दिस एज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और बेटा, बहुत अच्छे बने रहना, हमेशा बहुत मेहनत करना, एंड मैं तुम्हें कभी प्रेशराइज़ नहीं करूँगी टू गो फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जो तुम्हारा मन करे वो करना, बट दिल से अच्छे इंसान बने रहना। अनु, आज मैं आपको एक बहुत ख़ास बच्चे से और मिलवाना चाहती हूँ। वो बच्चा क्लास 6 तक एक NGO के स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पढ़ाते हैं, उसके पापा सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन आज वो फुल स्कॉलरशिप पर दिल्ली के एक बहुत बड़े स्कूल में उसका एडमिशन हो गया है, और उसका सपना है IAS ऑफिसर बनने का। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप सौरभ से मिलें, और सौरभ जैसे पता नहीं कितने बच्चे, कितने लड़के लड़कियाँ इस देश में हैं जो मुझे लगता है जिनको आप जैसे लोग इंस्पायर कर सकते हैं। हेलो सौरभ। मॉर्निंग मैम। मेरे दिमाग में कुछ सवाल है कि अगर जो कोई आदमी IAS करना चाहता है तो उसके लिए अपने पढ़ाई के ऊपर कितना समय व्यक्त करना चाहिए? देखो बच्चे, अभी जो तुम्हारी एज है, तुम्हारी एज में आई वुड से कि ड्रीम ज़रूर रखो, पर उसके पीछे अभी तुम्हें पागल नहीं होना है। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अच्छे से ज़िंदगी जियो। खेलना चाहते हो तो खेलो, कोई हॉबी है तो उसे परस्यू करो। जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है, उसकी प्रिपरेशन के लिए सिर्फ जो तुम्हारा क्लास में चल रहा है उस पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देते रहो। उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को मन में धारते रहो, मतलब रट्टे वाली लर्निंग की बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझ लो। ये करते जाओगे ना, तो बाय द टाइम यू विल रीच ग्रेजुएशन तुम्हारी बेसिक स्टडी सारी कंप्लीट हो चुकी होंगी, और सिर्फ उसी की ज़रूरत होती है सिविल सर्विसेज में। अपनी मैं कहूँगी एक पूरी पर्सनालिटी बनाने पे जोर दो, हॉबीज़ डेवलप करो, जो ज़िंदगी में करना चाहते हो वो करो। जो सिविल की परीक्षा है, मेरे हिसाब से वो 1 साल डट के पढ़ाई करोगे ना, वो निकल जाएगी। जहाँ तक है कि कितने समय पढ़ाई पे व्यतीत करना पड़ता है, जब वो 1 साल डट के पढ़ोगे ना, तब 15-15, 16-16 घंटे पढ़ना।
और सौरभ, मैं चाहूंगी कि एक दिन तुम IAS ऑफिसर बनो और उस सीट पर तुम बैठे तुम हो और मैं बैठे हो। तुम्हारा इंटरव्यू करूं। पक्का वादा आज मुझसे ही है। और शायद आज अनु के जरिए मैं ये कह सकती हूँ, हर किसी को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर सपना देखा है, सिर्फ IAS ऑफिसर बनने का नहीं, कुछ भी करने का, तो सपने देखिए। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इन्होंने बहुत कुछ खोया उस 1-1.5 साल के दौरान, लेकिन आई थिंक टुडे यू आर हैप्पी एंड प्राउड वुमन। यस, आई एम वेरी हैप्पी। सो रिस्क लेने से डरिए मत, और सब लोगों को जो बहुत बड़े सपने देखना चाहते हैं, देखते हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं, उनको हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ढूंढे हर एक सांस में डुबकियों के बाद में, हर भंवर के पास किनारे बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। गर्माजी सारे साथ में गैर हो भी जाए, तो खुद ही तो पतवार बन पार लेंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, तो तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे। हाँ, खुद ही तो है